जिन बच्चों को इस दौरान मदद की जरूरत पड़ रही थी, अध्यापक उन पर खास तौर से ध्यान दे रहे थे। अध्यापक ऐसे बच्चों के टेबल पर जाकर उनकी मुश्किल समझने और उन्हें ज्यादा आसान तरीकों से समझाने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह जब सभी बच्चों ने प्रयोग सफलता से कर लिया और उनके परिणाम सही निकले, तो वे सभी खुश हो गए। उनके चेहरे खिल उठे। बच्चों को ऐसे ही पढ़ाया जाना चाहिए। हमारी शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक कम और किताबी ज्यादा है। पढ़ाई में इन दोनों बातों के बीच संतुलन कैसे कायम किया जा सकता है? प्राथमिक विद्यालयों में तो बच्चों को खुद प्रयोग करके पढ़ाने और सिखाने पर जोर दिया जाना चाहिए। कंप्यूटर के इस युग में बच्चों का बस्ता और भारी हो रहा है। इस बोझ को कैसे कम किया जा सकता है? हर बच्चे के पास एक लैपटॉप होना चाहिए और साल भर की पढ़ाई के सारे पाठ, अभ्यास पुस्तिकाएं, होमवर्क इसी लैपटॉप में होने चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और मनोरंजन कितना जरूरी है? बच्चों के समग्र व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ उसे खेल कूद का मौका तथा ललित कलाओं और संस्कृति की भी जानकारी दी जानी चाहिए। गांव और शहर के बच्चों के बीच अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। गांव के बच्चों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। इन परिस्थितियों को कैसे सुलझाया जा सकता है? इन परिस्थितियों को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सुलझाया जा सकता है। हमें टेली शिक्षा और बच्चों की वर्चुअल उपस्थिति वाली कक्षाओं की प्रणाली ज्यादा से ज्यादा अपनानी चाहिए। आपके विजन 2020 की परिकल्पना क्या है? इस सपने को साकार बनाने में बच्चों की क्या भूमिका हो सकती है? 2020 का भारत ऐसा देश होगा जहां गांव और शहर का फर्क बस महीन रेखा की तरह रह जाएगा, जहां बिजली पानी की खूब उपलब्धता होगी और सभी लोगों को इसकी वाजिब मात्रा मिलेगी, जहां कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र पूरे तालमेल के साथ काम करेंगे, जहां प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सामाजिक अथवा आर्थिक भेदभाव की वजह से श्रेष्ठ जीवन मूल्यों वाली शिक्षा से वंचित न रहना पड़े। विश्व भर के सबसे प्रतिभाशाली विद्वान, वैज्ञानिक तथा अन्वेषक इस देश में आना और काम करना सबसे ज्यादा पसंद करें, जहां स्वास्थ्य की सबसे बेहतर सेवाएं उपलब्ध हों, जहां प्रशासन लोगों की मुश्किलें समझने वाला, पारदर्शी और भ्रष्टाचार से मुक्त हो, जहां गरीबी पूरी तरह समाप्त हो गई हो, निरक्षरता दूर कर दी गई हो, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार नहीं होते हों और कोई भी व्यक्ति समाज में खुद को उपेक्षित या अलग थलग नहीं महसूस करता हो। ऐसा देश जो समृद्ध, स्वस्थ, सुरक्षित, आतंकवाद के खतरे से मुक्त, शांतिपूर्ण और प्रसन्न हो तथा टिकाऊ विकास के रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ रहा हो। ऐसा देश जो रहने के लिए सर्वोत्तम माना जाए और जो अपने नेतृत्व पर गर्व कर सके। इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति में बच्चों की अहम भूमिका है। खासतौर पर वे गांवों के ऐसे 5 लोगों को पढ़ा सकते हैं जो एकदम निरक्षर हैं। वे अपने आसपास 5 पौधे लगाकर उनकी देखभाल भी कर सकते हैं। बच्चे भ्रष्टाचार रहित समाज बनाने के आंदोलन में जुट सकते हैं। यही नहीं, जहां तक उनसे हो सके वे पेट्रोलियम ईंधन की जगह ऊर्जा के नवीनतम रूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे सकते हैं। अपने विद्यार्थी जीवन की कोई स्मरणीय घटना बताएं। जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था तो हमारे एक अध्यापक थे, श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर। एक दिन वे हमें बता रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। कक्षा की समाप्ति कर उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या उन्हें समझ में आ गया कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। मैंने और मेरे अलावा बहुत से बच्चों ने कहा कि उन्हें पाठ ठीक से समझ में नहीं आया। हमारे अध्यापक ने कहा
कि वे हमें समुद्र तट पर ले जाएंगे। उस दिन शाम को कक्षा के सभी विद्यार्थी रामेश्वरम समुद्र तट पर पहुंचे। पक्षी अपनी मीठी आवाज में चहचहा रहे थे। पक्षियों को अलग अलग निश्चित क्रम में उड़ता देखकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। हमारे अध्यापक ने हमें पक्षियों को उड़ते हुए दिखाया और समझाया कि उड़ते समय पक्षियों के झुंड कैसे बनते हैं। हमने पक्षियों को पंख फड़फड़ाते देखा। अध्यापक ने हमें उड़ते समय पक्षियों की पूंछ को मोड़ने और पंखों को फड़फड़ाने के बीच तालमेल बिठाते हुए देखने के लिए कहा। हमने ध्यान से देखा कि कैसे पक्षी पूंछ को मोड़ते और पंखों को फड़फड़ाते हुए मनचाही दिशा में उड़ पाते हैं। फिर उन्होंने बताया कि पक्षियों की इस उड़ान के लिए जरूरी इंजन कहाँ होता है और इसे ताकत कहाँ से मिलती है। उन्होंने हमें समझाया कि अपने जीवन और पसंद की चीज पाने की इच्छा ही पक्षी को शक्ति प्रदान करती है। 15 मिनट में ही उन्होंने हमें सारी बातें समझा दी। इस व्यवहारिक उदाहरण से हम पक्षियों के उड़ने के बारे में सारी बातें समझ गए। है ना मजेदार बात? हमारे अध्यापक वाकई महान थे। उन्होंने हमें सैद्धांतिक जानकारी के साथ साथ प्रकृति के बीच से उसका सजीव व्यवहारिक उदाहरण भी दिया। यही सही मायने में शिक्षण है।